तो ये क्वेश्चन है, ये बताना है कि इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई एक एग्जाम्पल, बहुत सारा इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, उसमें से कोई एक ही को बताना है। ठीक है, जैसे पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, नियन है ना। नियन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? हाँ, नियन में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। नियन में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक सोडियम आयन हो जाएगा, है ना। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, समझ गए कि नहीं। तो नियन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक सोडियम आयन दे सकते हो, मैग्नीशियम आयन दे सकते हो, एल्यूमिनियम आयन दे सकते हो, समझ गए। तो कोई एक लिखना है, सोडियम आयन दे सकते हो, मैग्नीशियम आयन दे सकते हो, एल्यूमिनियम आयन दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है कि नहीं। उसी तरह से पूछेगा क्लोराइड आयन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो क्लोराइड में कितना होता है, 17 होता है, और एक आ गया ये, तो कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन जिसके भी पास है वो किसी का भी नाम लिख सकते हैं, है ना। 18 इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर कैल्शियम का 20 होता है, कैल्शियम आयन भी दे सकते हैं, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, है ना। कैल्शियम में कितना होता है, 20 होता है ना इलेक्ट्रॉन, उसमें से 2 रिमूव हो गया तो 18 हो गया कि नहीं, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा कि नहीं। दूसरा है पोटेशियम, कितना होता है, 19 होता है। पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन होता है, एक रिमूव कर देंगे, एक रिमूव कर देंगे तो 18 हो जाएगा कि नहीं। तो 18 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं दोनों के पास। इसी तरह से सोच करके और भी बन सकता है, समझ गए। उसके बाद तीसरा क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम आयन, तो इसमें कितना हो गया, 18 ही है ना। इसका उल्टा के लिख सकते हैं भाई, क्लोराइड आयन, है ना, पोटेशियम आयन लिख सकते हैं ना। उसके बाद जो है नेगेटिवली चार्ज अगर लिखना है तो सल्फर में कितना होता है, 16 आयन, 16 होता है इलेक्ट्रॉन, सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो सल्फाइड आयन हो गया कि नहीं। 18, 16 + 2 18 हुआ कि नहीं। सल्फर में 16 है, 2 गेन किया इलेक्ट्रॉन, तो 18 हो गया। तो इस तरीके से सोच करके बना सकते हो, है ना। उसके बाद चौथा क्या है, रुबिडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाँ? कहाँ है आरबी, आरबी, वेयर इज आरबी, नजर आया। तो आरबी में इलेक्ट्रॉन जो है 37 है, ठीक है। तो इसके अगल बगल वाला से हो जाएगा काम, 37, उसके बगल में 38 है। 38 कौन है, हैं? स्ट्रॉन्शियम, है ना। तो स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम तो ग्रुप 2 में है, एक नहीं ना होगा, ये नहीं चलेगा, जिसमें 39 वाला चलेगा, हैं? बगल में कौन है, स्ट्रॉन्शियम है ना, 38, ठीक है। तो स्ट्रॉन्शियम में एक ही इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो 37 बन जाएगा, है ना। उसके बाद स्ट्रॉन्शियम के बाद कौन है, ड्यूटेरियम, तो उसका भी हो सकता है, या रिबिडियम के पहले कौन है, इनर्ट गैस होगा रुबिडियम के पहले। रुबिडियम के पहले कौन है, क्रिप्टॉन, खैर लॉस गेन नहीं करेगा। ब्रोमीन ले सकते हैं ना, ब्रोमीन जो है 35 है, ब्रोमीन 2 गेन करता है कि नहीं मालूम नहीं, ब्रोमीन एक ही गेन करता है ना, तो इसलिए इसको नहीं ले सकते।
स्ट्रोंशियम में तो चलो एक लॉस कराएंगे, कभी 2 लॉस कराएंगे, ये हो जाएगा। तो जो भी है इसी तरह से सोच करके बना लेना है। स्ट्रोंशियम का 38 होता है, एक लॉस कराएंगे 37 हो जाएगा, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। ठीक है, देखो आयनाइजेशन एनर्जी और इंथैल्पी दोनों मिलेगा लिखा हो, ठीक है ना। इंथैल्पी और एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी का बात बोलते हैं, जैसे 1 किलो 10 किलो 50 किलो ले लिया कोई, उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व है उसको हम लोग बोलेंगे, उसको आयनाइज करने में जो एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी है। लेकिन अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिए, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को आयनाइज करने में जितना एनर्जी ज़रूरत पड़ा वो होता है आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो पर मोल आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को आयनाइज करने में जितना इलेक्ट्रॉन, जितना एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ठीक है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से व्हेन यू आर गोइंग टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन it needs to have some energy. Clear? That energy is known as ionization enthalpy. ठीक है, if you are deciding it per mole then it would be ionization enthalpy, but overall if you are considering it then it will be called ionization energy. ठीक है, समझ में आ गया कि ionization enthalpy क्या है और ionization energy क्या है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, तो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कहाँ रहता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सो दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट व्हिच इज मोस्ट लूजली बाउंड. And for that purpose whatever energy is required that is known as ionization energy or enthalpy. And here it is written isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom means when you are having a certain substance then atoms joins with one another, it forms the molecule. So first of all it should be converted into atom and this atom should be separated with one another. ठीक है ना, एटम एटम आपस में ज्वाइन रहेगा, उसमें ये इलेक्ट्रॉन लॉस गेन नहीं करता है। एटम्स को हमको अलग करना है, इट शुड बी आइसोलेटेड। अकेला, आइसोलेटेड मीन्स क्या हुआ, अकेला कर दिया उसको, उसके बाद उससे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। मेक देम आइसोलेटेड एंड देन रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट. सो वॉट एवर एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड एटम, इट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, अब है जैसे ये सोडियम हुआ ना, देख लेते हैं सोडियम का एग्जाम्पल. ये हुआ फर्स्ट ऑर्बिट, ये हुआ सेकंड ऑर्बिट और ये हुआ थर्ड ऑर्बिट. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना. इसको रिमूव करेंगे, इसको मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन है, ये है ना. हाँ, तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी इज एसोसिएटेड विथ मेटल बिकॉज मेटल लॉसेस इलेक्ट्रॉन. मेटल हैज गॉट टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, सो दिस आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एसोसिएटेड विथ मेटल, नॉट विथ द नॉन मेटल, बिकॉज मेटल हैज गॉट टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना, बट इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम इट एक्सेप्ट द एनर्जी. If the energy is not provided to the sodium then it will not lose its electron. मुफ्त में इलेक्ट्रॉन नहीं दे देगा किसी को, उसके बदले उसको चाहिए, गिव एंड टेक. दुकान में जाते हो सामान खरीदने पैसा देना पड़ता है, ऐसे दे देते हैं. हाँ, तो फिर मेटल भी क्यों देगा इलेक्ट्रॉन किसी को मुफ्त में, नहीं ना देगा मुफ्त में. इसको क्या चाहिए, एनर्जी. So that is why when you want to remove the electron from any metal, you have to provide certain energy, certain amount of energy. The energy which is required, certain amount मतलब जितना मना है उतना दे देंगे एनर्जी, वो नहीं चलेगा. Certain amount of energy is needed. That certain amount must be given. Then only it will release electron. ठीक है ना.
तो सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को तभी रिलीज करेगा जब उसके पास जितना एनर्जी की ज़रूरत है उतना हम एनर्जी दे देंगे तभी होगा। ठीक है, तो जैसे हम लिए सोडियम, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, तो सेम टाइम में ये एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा। सेम टाइम में क्या करेगा, ये एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा। आया बस समझ में? यहाँ लिखेंगे एनर्जी या आयनाइजेशन एनर्जी, जो लिखना है लिख सकते हो, और ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किए इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड, एक बार में सारे इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव नहीं करते हैं, इसमें खैर एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव ही होगा। ठीक है, जब हम मैग्नीशियम लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। मैग्नीशियम लेंगे तो हम पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, Mg प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा H से। यहाँ पर दिखा एक ही है, डेल्टा 1H मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जितना एब्जॉर्ब किया यहाँ प्लस करके लिख देंगे, जितना एनर्जी इस प्रोसेस में एब्जॉर्ब किया यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पॉजिटिव में लिखेंगे, क्योंकि एब्जॉर्ब हुआ है एनर्जी यहाँ पर रिलीज नहीं हुआ, एब्जॉर्ब हुआ है इस प्रोसेस में, तो प्लस में लिखाएगा। और एनर्जी जब रिलीज में होता है तो उसको हम नेगेटिव में लिखेंगे। डेल्टा H क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा 1H प्लस में कुछ एब्जॉर्ब हुआ। फिर सेकेंड स्टेप में सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। ठीक है, तब यहाँ लिखेंगे डेल्टा 2H सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये हुआ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये हुआ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, फर्स्ट आयनाइजेशन। लास्ट से एक पहले वाला रिमूव हुआ, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। लास्ट से 2 इलेक्ट्रॉन पीछे वाला रिमूव हुआ तो हो गया थर्ड। तो पहला फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, फिर सेकेंड होगा, फिर थर्ड। डायरेक्ट हम तीसरे को नहीं रिमूव कर सकते, समझ गए ना। और इस दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, टोटल आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस दोनों को हम ऐड करेंगे क्या होगा, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो लिखेंगे ये हुआ टोटल नेट आयनाइजेशन एंथैल्पी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए, पॉजिटिव दे दिए, उसके आगे जो उसका अमाउंट है वो लिख देंगे। आ गया समझ में, क्लियर हुआ। अगर हम एल्यूमिनियम लेंगे तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। पहले होगा ये, तो यहाँ हो गया फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जितना एनर्जी लगा। फिर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। ठीक है, Al2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन फिर रिमूव हो गया, तो हो गया डेल्टा 2H। ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। उसके बाद होगा एल्यूमिनियम 2 प्लस, फिर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। ठीक है, यहाँ पर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। जनरली 3 आयन के बाद हम लोग कंसिडर नहीं करते, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बड़ा डिफिकल्ट होता है मेटल से। 3 तक हम लोग रिमूव कर लेते हैं, लेकिन 3 के बाद अगर चौथा रिमूव करना चाहते हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट टीडियस जॉब होता है। इसलिए हम लोग जनरली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ही बात करते हैं, फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी का बात हम लोग नहीं करते। समझ में आ गया ना। अब ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा टोटल आयनाइजेशन एंथैल्पी, समझ गया ना। तब लिखाएगा सिंपली डेल्टा H। 1 2 3 कुछ नहीं लिखाएगा, जो भी आएगा तीनों जोड़ के लिख देंगे। समझ गया, आया। सो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट इलेक्ट्रॉन, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
आया हुआ समझ में। उसके बाद सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट, और पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन बताए थे ना, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, तीन बताए थे। सबसे लास्ट हुआ अल्टीमेट, उससे एक पहले हो गया पेनल्टीमेट, उससे एक और पहले हो गया एंटी पेनल्टीमेट, बताए थे ना वर्ड। हाँ, तो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितना एनर्जी लगा वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो एनर्जी लगा वो हो गया सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और एंटी पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो एनर्जी लगा वो हो गया थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और सिंपल वे में बोल सकते हैं लास्ट को हटाया तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, लास्ट से सेकंड को हटाया तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, लास्ट से थर्ड को हटाए इलेक्ट्रॉन को तो हो गया थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आ गया आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये हो गया सक्सेसिव आयनाइजेशन, सक्सेसिव हुआ ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो इसको सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए, एक बार में तीनों रिमूव नहीं हुआ, कभी भी एक साथ एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन में, किसी भी एटम में, और ना ही कोई एटम एक साथ एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करता है। अगर उसको 3 एक्सेप्ट करना है तो एक एक करके एक्सेप्ट करेगा, उसी तरह से रिलीज करना होगा तो एक एक करके वो रिलीज करेगा। समझ गए ना, इट विल रिलीज सक्सेसिवली, नॉट एट द सेम टाइम। At the same time it will accept successively, not all together every electron। समझ में आ गया ना, क्लियर। तो ये हो गया हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी, समझ में आ गया, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जो है हम लोग इन तीनों का पढ़ेंगे, कंपैरिजन पढ़ेंगे, कौन ज्यादा है और कौन कम है। ठीक है, second ionization enthalpy is always more than the first one, third ionization enthalpy always more than the second one। ठीक है, आ गया समझ में। तो अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डेल्टा 1 जो होगा सबसे कम होगा, डेल्टा 2 जो है उससे ज़्यादा होगा, एंड डेल्टा 3 सबसे ज़्यादा होगा। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए हम लोग 3 ठोक इसमें है, एल्यूमिनियम में है ना, और एल्यूमिनियम का हम लोग देखते हैं। तो Al+1 होता है, फिर Al2+ होता है, फिर Al3+ होता है। यहाँ से यहाँ रिमूव किए तो न्यूट्रल है, अभी न्यूट्रल है ना, तो जो भी है रिमूव किए एक इलेक्ट्रॉन। इसमें प्रोटॉन कितना है 13 और इलेक्ट्रॉन कितना है 13। इसमें भी प्रोटॉन 13 लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है 12। इसमें कितना है, प्रोटॉन 13 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है 11। इसमें प्रोटॉन कितना है 13 लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है 10। समझ गए कि नहीं। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो जो भी हुआ एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो भी खर्च हुआ वो हो गया फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब हम इससे ये आ गया, अब यहाँ से हम यहाँ आ गए, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। अब इस सेकंड से Al2+ में जाएंगे तब ना सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। यहाँ पर हो गया हमारा डेल्टा, अब यहाँ पर होगा डेल्टा 2। ठीक है, अब जो है 13 जो है प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 12 हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करेगा, इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। डिफ़िकल्ट होगा तो हमको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, है ना, यानी ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा कि नहीं है। अब इसके बाद हमको यहाँ जा रहे हैं, तब यहाँ पर होगा थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पर देखो कितना है
13 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर तो इससे भी ज्यादा प्रोटॉन हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा हो गया। इसमें तो 11 को कैंसिल करेगा, 2 बचा रह जाएगा प्रोटॉन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इससे भी ज्यादा इसमें हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ गया, ठीक है। तो और जो है पुल करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, पुल जब इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा ज्यादा फोर्स से, तो उसको अगर हम रिमूव करना चाहेंगे तो हमको ज्यादा एनर्जी देना होगा। ज्यादा एनर्जी देंगे तो क्या होगा, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। इसलिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड से भी ज्यादा होता है। तो सक्सेसिवली जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन विच द एनर्जी इंक्रीज, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर।